हाँ जी। तो आज हम देखो ऑनलाइन क्लास का जो है वो पहला सेशन शुरू करेंगे। इसमें क्या है कि अब थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसा रहता है। अभी हम पीडीएफ निकालते हैं उसकी। इसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बारे में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि उदय सिंह जो मरते समय जो अपनी पूरी जागीर था वो नाम कर गया जगमाल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो महाराणा प्रताप है उनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो बताओ कब हुआ था। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 9 मई, बताओ कितनी मई, 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। अभी शुरुआत में थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी जब रूटीन बन जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी फीचर समझ रहा हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। अभी आपको पढ़ाते हुए मैं ऑनलाइन फीचर साथ साथ समझ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा इसको साइज को कम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, मैंने बताया था इसमें देखो कुंभलगढ़ में एक स्थान है जिसमें कटारगढ़, और कटारगढ़ में भी आप अगर देखेंगे तो एक जूना कचहरी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बताओ किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। अच्छा, उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। ठीक है, जयवंताबाई सोनाग्रा उनकी सबसे बड़ी पत्नी थी। और जो जगमाल जो था वो किसका पुत्र था बताओ? धीरभाई भटियाणी का। अब धीरभाई भटियाणी के प्रभाव में, उनकी सुंदरता के प्रभाव में वो रहते थे महाराणा उदय सिंह, तो उनके प्रभाव में आकर कुछ इतिहासकार ऐसा लगते हैं कि प्रभाव में आकर के जगमाल को उन्होंने जागीर दे दी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मरते समय जब वो मृत्युशैया पे था उदय सिंह, तो खाली कागज पर धीरभाई भटियाणी ने साइन मोहर उससे करवा लिया उदय सिंह से, और बाद में उसमें ये लिख दिया महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद कि जगमाल क्या बनेगा बताओ? महाराणा बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बचपन का नाम है कीका है, पत्नी का नाम अजबदे है, घोड़ा का नाम चेतक है, और राज्याभिषेक इनका कब हुआ था बताओ? 1572 गोगुंदा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जन्म हुआ था इनका वो कब हुआ था बताओ? 1572 गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, शासनकाल 24 से 25 साल का रहा, यानी कि 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गई। इसका आप ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है मृत्यु वाला, जो मृत्यु है ना, ये पटवारी एग्जाम में पूछी गई है। मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, उसमें आया था। कभी कभी ऐसा कंफ्यूज होता है कि ऐसा लगता है उसमें ऑप्शन में आता है 1599 कि 1599 में इसकी वो हुई है मृत्यु, लेकिन ध्यान रखना 1599 नहीं है, बल्कि क्या है 1597 जनवरी के महीने में। और मृत्यु भी ऐसे हुई थी महाराणा प्रताप की कि वो एक युद्ध का वो प्रयास, क्या कहते हैं उसको, अभ्यास कर रहे थे युद्ध का, तो उसमें अभ्यास से उसके कोई बाण वगैरह उनके उसमें लग गया कमर में, तो उसी से उनको सेप्टिक बन गई, घाव बन गया, तो उसी सेप्टिक के चलते वो मारे गए। हालांकि किसी युद्ध में महाराणा प्रताप ना मरे, अकबर ने भी खूब प्रयास किया उनको पकड़ने का, लेकिन जीवन भर नहीं पकड़ पाए। महाराणा उदय सिंह देखो कि 28 फरवरी 1572 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी दिन महाराणा प्रताप को 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कितने साल की अवस्था में हुआ? 32 वर्ष की आयु में। और कहाँ हुआ? गोगुंदा में राज्याभिषेक। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ना तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ना उदयपुर के राजमहलों में हुआ था। बताओ कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में भी ऐसा नहीं कोई महल में हुआ है, एक खुले जंगल के रूप में, वहाँ पे एक तालाब बावड़ी के रूप में जो भी कुछ था, एक मंदिर के वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि महाराणा उदय सिंह ने देखो रानी धीरभाई भटियाणी के प्रभाव में जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया।
यहाँ पर लिखा हुआ है सामंत और सरदारों ने स्वीकार नहीं किया, उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, और जब इसको गद्दी पर बैठाया था, किसको बैठाया था बताओ? जब गद्दी पे इसको बैठाया था जगमाल को, तो जगमाल को जब गद्दी पे बैठाया था तो उस समय क्या है कि सामंतों ने उसको स्वीकार नहीं किया कि जगमाल एक नंबर का नकारा है, निकम्बा है। ठीक है, तो इसलिए हम जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे जगमाल को। तो जगमाल को उन्होंने मना कर दिया। जगमाल को जब उन्होंने मना कर दिया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महलों की क्रांति। क्या कहते हैं बताओ? महलों की क्रांति कहते हैं, या फिर कह सकते हैं हम राजपूताने की क्रांति इस घटना को, क्योंकि एक बार शासक बना दिया और शासक बनाने के बाद फिर उसको तुरंत गद्दी से हटा के फिर किसी दूसरे को शासक बना दिया। ऐसा कभी इतिहास में बहुत कम हुआ था। तो इसलिए इसको राजपूताने की, मेवाड़ की, या उसकी जो भी नाम दें उसकी क्रांति कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अभी ये काम नहीं कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो अब क्या हुआ था कि अकबर जो था, अकबर ये अपने दिल से कभी चाहता ही नहीं था कि मैं महाराणा प्रताप से शत्रुता करूं। उसका केवल ये था कि जब पूरा भारतवर्ष मेरे अंडर काम कर रहा है, तो उसको एक ईगो था। ईगो का मतलब आपने उसका अभिमान था अकबर का कि जब पूरा भारतवर्ष, पूरा राजपूताना मेरे अंडर में काम कर रहा है तो इसको भी, महाराणा प्रताप को भी मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा। भले ही मैं इसको अपने राज दरबार में बुला के सबसे बड़ा सेनापति बना दूँ, प्रधानमंत्री बना दूँ, महामंत्री बना दूँ, लेकिन करेगा मेरे अंडर में काम। ठीक है। और ये बात वो जो था महाराणा प्रताप, एकदम स्वाभिमानी राजा था, उसको ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उसको अपने बाहुबल पर भरोसा था। तो इसलिए अकबर ने देखो खूब प्रयास किया, अकबर ने खूब प्रयास किए कि हमारे इसमें, उसने और लोगों को भी भेजा। और लोगों को जो भेजा था उसमें देखो जो ये हैं लोग, उसमें ये हैं कौन कौन है देखो आप। जो अकबर ने प्रथम शिष्टमंडल भेजा था, देखो ये भेजा था जलाल खां को, जलाल खां कोरची को नवंबर 1572 में भेजा था। ठीक है। ये शिष्टमंडल का मतलब क्या है? शिष्टमंडल का मतलब उसने 4 बार शिष्टाचार के साथ, यानी कि अच्छे व्यवहार के साथ अकबर ने 4 बार भेजे थे लोग, पत्र भेज करके संधि कर ले भाई महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी बात उनमें से स्वीकार नहीं की। अब हमारे लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इन शिष्टमंडलों का क्रम, कि अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजे थे, प्रथम शिष्टमंडल में कौन आया था और कब भेजा था, दूसरे शिष्टमंडल में कौन आया, कब भेजा था, तो उसी को हम देख रहे हैं। देखो जो प्रथम शिष्टमंडल भेजा था उसमें उसने अपना एक राजस्व मंडल का अधिकारी था जो उसके टैक्स वगैरह इन चीज़ों को वसूलता था। वो बड़ा बुद्धिमान आदमी था, जलाल खान। उसको नवंबर 1572 में गोवंदा में उसका राज्याभिषेक हुआ था, जनवरी में। और नवंबर में, यानी कि 10 महीने बाद उसको भेज दिया कि भाई जा। तो 1572 में जब जलाल खां 1572 में आया, महाराणा प्रताप ने उससे मना कर दिया। उसके बाद जो दूसरा आता है जयपुर का जो कुंवर जो था, जयपुर का युवराज था, कौन था बताओ? कुंवर मानसिंह। मानसिंह उसका प्रिय विश्वस्त सैनिक था। वही मानसिंह था जिसकी बुआ जो थी वो अकबर को ब्याही थी। उसका पिता था भगवंत दास। ठीक है। वो आता है नवंबर के बाद, जून में आता है अगले साल 1573 में। ठीक है। तो नवंबर से और जून में आता है। जून के देखो छठे महीना में आता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। छठे महीना के बाद अगर हम बात करें, तृतीय शिष्टमंडल जो भेजा था वो राजा भगवंत दास, यानी कि अब की बार मानसिंह के बाप को भेजा। वो कब भेजा बताओ? 9 अक्टूबर, यानी कि 10वें महीना में भेजा। उसके बाद जो चतुर्थ है वो कौन सा भेजा बताओ? राजा टोडरमल। जो टोडरमल है ये 12 दिसंबर 1573 को भेजा था। ठीक है। यानी कि अब इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे, क्या करेंगे कि 1572 में एक ही शिष्टमंडल आया है केवल, लेकिन जबकि 1573 में कितने शिष्टमंडल आए हैं बताओ? 3। एक जून में आया है यानी कि 6वें महीना में, एक अक्टूबर में आया यानी कि 10वें महीना में, एक दिसंबर में आया यानी कि 12वें महीना में, यानी कि 6, 10, 12वें महीने में आया।
तो 1573 में तो 3 शिष्टमंडल आए थे और एक शिष्टमंडल आया था, बताओ कब आया था? नवंबर 1572 में। इन सभी का आपको क्रम याद रखना है, कौन से शिष्टमंडल में कौन प्रतिनिधि आया था और किस तारीख, आपको भले याद ना रहे लेकिन सन और महीना ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक सेकंड, अब ये हुआ कि 18 जून 1576 की बात है, ठीक है, जब चारों की चारों शिष्टमंडल उसने भेज दिए थे। किसने? अकबर ने। अकबर ने देखो जब चारों शिष्टमंडल भेज दिए थे, जब उसने कुंवर मान सिंह का भी वो किया था, बताओ, अपमान। ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं, कुंवर मान सिंह का अपमान किसने किया था? देखो एक बार जब मान सिंह इसके पास जब शिष्टमंडल लेके आया था तो वो दिल्ली से आया था, बताओ कहाँ आया था? गुजरात। कौन आया था? मान सिंह। अब जब दिल्ली से जब वो गुजरात आ रहा है तो वहाँ पे गुजरात के अपने सारे राजाओं को निपटा के उसने बांसवाड़ा और डूंगरपुर को भी जीत लिया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जीतने के बाद फिर वो उदय महाराणा प्रताप के पास आता है, यहाँ पे उदयपुर में। अब की बार चित्तौड़ में नहीं है, अब वो कहाँ पे रहते हैं? उदयपुर में। उदयपुर में आता है। ऐसा कहते हैं जब ये समाचार महाराणा प्रताप के पास पहुँचा कि आपसे मिलने के लिए कौन आ रहे हैं, बताओ? कुंवर मान सिंह आ रहे हैं। उस समय वो युवराज थे, राजा नहीं बने थे। राजा जो मान सिंह था वो जयपुर का राजा मान सिंह, वो 1500 बना था 89 में, 1589-90 में बना था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो आया तो यहाँ पे जब उसने, महाराणा प्रताप ने उससे मिलने से मना कर दिया कि मैं ऐसे नीच आदमी से नहीं मिलूँगा जिसने अपनी लड़कियों को या बहनों को किसी मुस्लिम के हाथों ब्याह दिया हो, ठीक है। कोई उनको दुराचारी और पापी समझता था महाराणा प्रताप जयपुर वालों को। तो वहाँ पे जब ये मान सिंह जब मिलने आया था, मान सिंह जब मिलने आया था तो मान सिंह से महाराणा प्रताप ने कह दिया कि भाई साहब आप खाना खाओ, पानी पियो, आपके लिए व्यवस्था करवाई जाएगी, लेकिन मैं खुद मिलने नहीं जाऊंगा। तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को उससे मिलने के लिए भेजा था, ऐसा इतिहास में लिखा है। तो मान सिंह से उसका पुत्र मिला। पुत्र ने उस मान सिंह ने काफ़ी सारी शर्तें रखी कि भाई तू आनंद लेगा, कभी भी क्यों तू इधर उधर अपने राज की गद्दी को छोड़ के इधर उधर कभी जंगलों में भटकता है, कभी ये करता है वो करता है, ठीक है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए अकबर से हाथ मिला ले, कुछ ही तो काम है अपने, तेरे किले पे की तो शर्त रहेगी कि तेरे किले पे मुगल झंडा रहेगा बस, और उसमें क्या बात है, थोड़ा बहुत साल भर में टैक्स दे देना और बाकी मज़े से रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी यहाँ असम्मान का प्रतीक था कि अपने किले पे मुगलों का झंडा फहरना। तो मुगलों को झंडा ना फहरने की शर्त के लिए उसने कुंवर सिंह, जो महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, कुंवर मान सिंह, सॉरी कुंवर अमर सिंह था, अमर सिंह ने भी मान सिंह से मना कर दिया कि साहब पिता की आज्ञा है कि हम आपकी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करें। अब मान सिंह के लिए जिस रसोई घर में या जिस पाकशाला में भोजन बनवाया गया उसको जहाँ बैठा के खिलाया गया, ऐसा कोई इतिहासकार ये भी लिखता है कि मान सिंह के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने उस रसोई घर को और जहाँ पे बैठ के मान सिंह ने भोजन किया था ना, उसको गंगा जल से धुलवाया था कि मान सिंह इतना नीच और अपवित्र आदमी है कि मेरी धरती पर पाँव पड़ने से मेरी जो ज़मीन है, रसोई है, ये सारी अपवित्र हो गई। जब ये समाचार मान सिंह के पास पहुंचा तो मान सिंह बड़ा क्रोधित हो गया, ठीक है। मान सिंह जब बड़ा क्रोधित हो गया तो फिर क्या होता है, अब मान सिंह जब क्रोधित हो गया तो उधर अकबर भी तैयार था। अकबर ने मान सिंह के लिए आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ये आदेश दिया कि भाई साहब जाओ और जा कर के या तो महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाओ, कुल मिला के जितना भी हो सकता है ना, पहला प्रयास यही करना कि महाराणा जो प्रताप है वो मेरे सामने जीवित आए, मैं उसको जीवित बंदी अपने बंदी गृह में देखना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो महाराणा जो प्रताप को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार की जाती है, बहुत बड़ी प्लानिंग की जाती है। उस समय जो उसकी प्लानिंग की जाती है, उस समय बताते हैं कि जो अकबर था, उस समय जो अकबर था ना, उस समय जो अकबर था वो यहाँ पे था अजमेर में। अकबर बताओ कहाँ पे था? अकबर था अजमेर में।
तो अजमेर में एक दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अजमेर में कौन सा दुर्ग है बताओ? मैगजीन दुर्ग। तो अजमेर में मैगजीन दुर्ग है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैगजीन दुर्ग में सारी की पूरी प्लानिंग की गई थी हल्दी घाटी युद्ध की। बताओ कौन सी युद्ध की प्लानिंग की गई? हल्दी घाटी युद्ध की। कौन से दुर्ग में की गई? मैगजीन दुर्ग में। क्योंकि जो मैगजीन दुर्ग था वो अकबर के अधीन था, ठीक है। और ये मैगजीन जो दुर्ग था ये अकबर ने बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। मैगजीन दुर्ग बताओ किसने बनवाया? अकबर ने, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना भाई। अच्छा, तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या होता है। होता ये है, अभी आपको बता ही देते हैं कि क्या होता है। देखो बात है 18 जून 1576 को खामनौर के पास मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊं कि देखो आपने, मैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मैं केवल आपसे वही बात करने का प्रयास कर रहा हूँ जो क्वेश्चन से संबंधित है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सकता है। ये पहली क्लास है, इसमें अगर कोई त्रुटि भी हो तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना। अच्छा, जो मैगजीन दुर्ग में तो इसकी प्लानिंग हुई, उसके बाद अब उधर जो महाराणा प्रताप था वो भी उदयपुर से निकल के आया, ठीक है। उदयपुर से निकल के आता है और उधर जो मान सिंह है वो पहुंच जाता है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर पहुंच जाता है बताओ? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग में पहुंच जाता है। ये शायद नोट्स में आगे आएगा। तो यहाँ पे उनकी ये पूरी प्लानिंग बनती है। इसमें मैं बताता हूँ कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नोट्स आपको वही उतारने जो उसमें लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। युद्ध के दौरान मान सिंह ने मोलेला नामक स्थान पर, प्रताप ने और लोसिंग नामक स्थान पर पड़ाव डाला था। ये आप ध्यान रखें, मैं यही बताने का आपको प्रयास कर रहा था कि इन दोनों की दूरी जो है वो 3-4 किलोमीटर की है, ठीक है। एक मोलेला नामक स्थान है राजसमंद में, ये ध्यान रखना। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध के समय आने से पहले अपनी सेना का अंतिम पड़ाव कहाँ डाला था? तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर डाला था वो बताओ भाई? मोलेला में डाला था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम बात करें और महाराणा प्रताप ने अपना पड़ाव कहाँ डाला था बताओ? लोसिंग नामक स्थान पर डाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। महाराणा प्रताप के साथ किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, राम सा तंवर, झाला मन्ना ही बोलते हैं इसको, झाला मान लिखा हुआ है वैसे, पूंजा, झाला बीदा और मान सिंह सोनगरा थे। मान सिंह सोनगरा ये कौन था बताओ? जयवंताबाई सोनगरा। जो जयवंताबाई जो थी वो सोनगराओं की तो पुत्री थी, तो उन्होंने ससुराल वाले भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया। महाराणा प्रताप ने देखो उसमें जब आमने सामने जब दोनों सेनाएं हुई, उसमें ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी लगभग 3000 के आसपास थी, 3 से 4000 के आसपास सेना थी। इतनी कम सेना थी और उसके पास जो मान सिंह लेके आया था वो 40 से 50 हज़ार की फौज लेके आया था। इतना अंतर था बताओ, ठीक है। अब वो 40 से 50 हज़ार की जो फौज लेके आया था मान सिंह, अब 3-4 हज़ार की सेना बहुत मामूली काम था हराना। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी सेना की इस तरह से व्यवस्था की थी हल्दी घाटी के युद्ध में कि घाटियों में सेना को अपने को डिवाइड कर दिया। और जैसे ही उस घाटी में मान सिंह की सेना आई, मान सिंह किसका नेतृत्व कर रहा था? अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। जैसे ही उसकी सेना आई मान सिंह की, तो मान सिंह की सेना पर जब 3-4 तरफ से आक्रमण हुआ तो मान सिंह की जो अकबर की सेना थी वो घबरा गई और घबरा के तुरंत वो पीछे हट गई और भागने लगी। यानी कि उस समय ऐसा लग रहा था, ये करीब जो युद्ध था ये 7 बजे सुबह आसपास शुरू हुआ था 18 जून के दिन, और 7 से और 9 बजे के आसपास ऐसा लगने लग गया कि हाँ भाई जो महाराणा प्रताप है वो विजयी रहेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप क्योंकि जो उसकी सेना थी, अकबर की सेना थी, वो भाग गई थी। अकबर स्वयं इस युद्ध में नहीं आया था, ये ध्यान रखें, केवल मान सिंह आया था, ठीक है। और उसमें ऐसा हुआ था कि देखो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही बार से एक बहलोल लोधी नाम का शख्स था, बहलोल लोधी को मार डाला, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी नहीं है, लोधी को आप काटना बहलोल खान लिखना। क्या लिखेंगे बताओ? बहलोल खान लिखेंगे। इसका कारण यह है क्योंकि जो बहलोल लोधी था वो लोधी वंश से संबंधित था, ठीक है। जो बहलोल लोधी जो था वो कौन से वंश से संबंधित था?
लोधी वंश से संबंधित था। ठीक है, बहलोल लोधी की जगह आप क्या लिखेंगे, बहलोल खान लिखेंगे। तो उसमें महाराणा प्रताप ने उनको मार डाला था। यानी कि कैसे कहेंगे, जब बहलोल खान का जब सामना हुआ महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप से जब सामना हुआ, ऐसा बताते हैं कि बहलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में विभक्त कर दिया था महाराणा प्रताप ने। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप का बार जब बहलोल खान के सिर पे आया, तो उसके तो पूरे शरीर के 2 टुकड़े हुए गए, साथ साथ जो घोड़ा था ना भी उसको बराबर से चीर दिया। इतना महाराणा प्रताप के वेग से तलवार उसको गिरी थी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि मध्यकाल में सेना का सबसे जो अंतिम भाग था वो चंद्रावल कहलाता था। क्या कहलाता था बताओ? मध्यकाल में जो सेना का भाग था वो क्या कहलाता था? चंद्रावल कहलाता था। ठीक है, तो चंद्रावल मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है, एक तो हरावल होता है, एक चंद्रावल होता है। चंद्रावल जो सबसे अंतिम भाग होता था, जबकि अग्रिम भाग को क्या कहते हैं बताओ? हरावल कहते हैं। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसके हाथों था बताओ? चंडावतों के। मैंने आपको बता रखा है हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे? चंडावत। अच्छा, ये किसके समय से इनको वो दिया गया, अधिकार दिया गया? बताओ किसके समय से? महाराणा लाखा के समय से। ठीक है, जब उसने हंसाबाई से विवाह किया था तो अपने पुत्र चोड़ा को ये कुछ 4-5 अधिकार दिए थे। ठीक है, तो चंडावतों के साथ हकीम खां सूरी कर रहा था। देखो, एक सोचने की बात यहाँ पे है कि जो मेन जो सेना होती है वो अगली सेना होती है, और अगली सेना का जो सेनापति होता है ना, वही पूरी सेना का पूरा सेनापति होता है। अब उसमें दो के लिए जो सेना का जो संचालन था वो तय था। एक कौन कर रहा था? एक तो चंडावत कर रहे थे। चंडावत के साथ साथ उस सेना का संचालन, यानी कह सकते हैं दूसरा सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। इसको ध्यान रखेंगे आप। हकीम जो खां जो सूरी था ये मुसलमान था, अफगान का मुसलमान था। मुसलमान होते हुए भी इसने किसका साथ दिया बताओ? महाराणा प्रताप का। और जबकि उल्टी बात क्या है, जो अकबर था वो खुद मुसलमान था और उसकी सेना का संचालन कौन कर रहा है? एक हिंदू। कौन? मान सिंह। ये सोचने वाली बात है। जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व बताओ कौन कर रहा था? सैयद हासिम कर रहा था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो मान सिंह था उस सेना के बीचों बीच में था, ताकि उसको कोई क्षति ना हो, इसलिए उसने आगे बताओ किसको भेज दिया? सैयद हासिम को भेज दिया। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, एक नकीम खान नाम का शख्स है, इसमें आया नहीं है। एक आदमी था, कौन बताओ? नकीम खान। नकीम खान नाम का आदमी था। उसने अकबर से मना कर दिया था। किसके लिए मना कर दिया था? कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं जाऊंगा। अब अकबर से कोई मना कर दिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अकबर ने उससे पूछा कि बात क्या है भाई? उसने कहा था कि बात यह है कि इतने बड़े युद्ध का संचालन और एक हिंदू करेगा, ये मुसलमानों के लिए मरने की बात है। लड़ तो हमारी सेना रही है मुसलमानों की, लेकिन संचालन कौन कर रहा है? एक हिंदू कर रहा है। इसलिए अगर इस सेना का कोई, उसने ये बात कही थी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लेना, नकीम खान ने अकबर से ये कहा था कि अगर इस युद्ध का संचालन कोई मुसलमान कर रहा होता तो इस युद्ध में भाग लेने वाला मैं पहला व्यक्ति होता। किसने कहा था बताओ? ये नकीम खान। ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। ये वाक्य दे दिया कि ये किसने कहा था अकबर से कि हल्दी घाटी के युद्ध का संचालन अगर कोई मुस्लिम कर रहा होता तो इस युद्ध में भाग लेने वाला मैं पहला योद्धा होता। किसने कहा था बताओ? नकीम खान ने। अब देखो, महाराणा जो प्रताप है उसकी सेना जो है उसमें ये लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है बताओ? कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किस हिसाब से चल रहा था? देखो, इस हिसाब से चल रहा था कि हरावल जो अग्रिम भाग होता है, इनमें नेतृत्व कौन कर रहा था बताओ? हकीम खां सूरी। नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। और उसके साथी कौन कौन थे? साथी थे एक तो ग्वालियर के राम शाह। इनके नाम आपको भाई याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप जितना हो जाए उतना करना, पहला बार है आपका। हकीम खां सूरी जो था। उसके बाद जो ग्वालियर के राम शाह हैं या राम सिंह तंवर, ठीक है, इनका पुरोहित था, वो उसका नाम था कौन था बताओ? गोपीनाथ। ठीक है, ये जैसाचारण, इसका ध्यान रखना आप। पुरोहित जगन्नाथ कृष्णदास। क्या नाम था? पुरोहित जगन्नाथ कृष्णदास। चुंडावत थे हरावल में भाई। और ये है भीम सिंह जी थे, सदरगढ़ का भीम सिंह जी। और देवगढ़ के कौन थे? रावत सांगा। ध्यान रखना, राणा सांगा नहीं, सांगा पहले ही मर चुके हैं।
देवगढ़ के रावत सांगा, और एक हैं झाला बीदा, और एक हैं जेमल मेड़तिया के पुत्र। कौन है बताओ? रामदास। जेमल मेड़तिया कौन है? जेमल मेड़तिया वो है जिसके जेमल और पत्ता के ही नेतृत्व में तो केसरिया हुआ था। कौन से? चित्तौड़ के तृतीय शाखा का। तो अब देखो जेमल उस युद्ध में मर गए, इनकी वीरता देखो तो मेड़तिया इनके प्रति कितने वफादार थे। मेड़ता जो रियासत के जो लोग थे, अब उसका पुत्र मरने के लिए आ गया, बताओ किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध। ठीक है। चंद्रावल में, चंद्रावल उसका दूसरा भाग था। तो चंद्रावल में कौन कौन है? चंद्रावल में जो था वो स्वयं प्रताप था, महाराणा प्रताप। ठीक है। उसका कारण ये है कि भाई अगर आगे ही आगे महाराणा प्रताप को हम रख देंगे तो महाराणा प्रताप तो मेन आदमी है, अगर वो जल्दी मर गया, यानी कि भाई मरना मारना तो होता ही है, अगर आगे चल के वो युद्ध में जल्दी मर गया तो बताओ क्या होगा? होगा क्या कि सेना भाग जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मेन शासक हुआ करते थे, जो मान सिंह था इस युद्ध में, वो भी बीचों बीच था सेना के, और जो प्रताप था वो भी हरावल में, वो छोरे चंद्रावल में था। इसके साथ ही थे भामाशाह जो दानवीर थे। ठीक है। और उसका भाई था भामाशाह का, कौन था बताओ? ताराचंद। ठीक है। ये चंद्रावल में इनके लोग हुआ करते थे, इनके साथ स्वयं प्रताप के साथ। उसके बाद हम देखें मुगल सेना का इसमें नेतृत्व की बात करें कि हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था बताओ? हरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था बताओ? सैयद हासिम। उसके बाद देखो साथ ही इसके कौन थे? राजा जगन्नाथ। ये जो जगन्नाथ था ये इधर जयपुर साइड का ही था। एक आसफ खां था। ठीक है। और एक कौन था बताओ? बादकसी रफ़ी। बादकसी रफ़ी आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन राजा जगन्नाथ और आसफ खान दोनों पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। कि मुगल सेना में उस समय संचालन कौन कर रहा था। एक है हमारे लिए, यहाँ पे हम देखेंगे कौन है? चंद्रावल का नेतृत्व जो कर रहा था, कौन कर रहा था? मेहतर खां कर रहा था। बताओ कौन कर रहा था? मेहतर खां। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कारण ध्यान रखने का ये है, मेहतर खां नाम को ध्यान रखने का कारण क्या है? कारण ये है मेहतर खां को ध्यान रखने का कि जब मैंने आपको बताया था कि जब पहली बार जब अटैक हुआ था सुबह के समय, तो उस समय ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि महाराणा प्रताप की सेना विजयी होगी और अकबर की सेना हारेगी। अब अकबर की हारती हुई सेना हल्दी घाटी के युद्ध को मैदान को जब छोड़ने लगी, तो उस समय पीछे से, ये पीछे ही था चंद्रावल में मेहतर खां, तो मेहतर खां ने एक षड्यंत्र रचा और सेना से जोर जोर के पुकार के कहा था कि भागना नहीं है, स्वयं अकबर महाराज यानी कि स्वयं जो सम्राट अकबर हैं वो पधार गए हैं युद्ध में, स्वयं अकबर आ गए हैं युद्ध में। जब ऐसी बात जब सेना ने सुनी कि स्वयं अकबर युद्ध में आ गया, तो सेना में जोश आ गया और सेना वापस आकर युद्ध करने लगी। तो ये ध्यान रखना, ये भी कथन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में ये किसने अफवाह फैलाई कि स्वयं अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में आ गया, तो यह किसने फैलाई थी बताओ? मेहतर खां ने। ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार से युद्ध होता है इनका भाई। इन नामों को आप जितना आपसे ध्यान हो जाए, इन नामों को आप याद रखेंगे भाई। ठीक है। इसमें जो मेन नाम उन पर मैं निशान लगा देता हूँ। देखो एक तो ये है राजा जगन्नाथ, एक आसफ खां। ठीक है। उसके बाद देखो स्वयं भामाशाह इसके, और ताराचंद जो थे ये हरावल में थे। अब इसमें आप जो ध्यान रखेंगे, इसमें जो आप ध्यान रखेंगे कि हरावल में कौन कौन था, इसमें देखो क्या ध्यान रखेंगे आप, इसमें आप ध्यान रखेंगे, एक तो नाम याद रखेंगे आप। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तो नाम याद रखेंगे ग्वालियर के राम साहब। ठीक है। उसके बाद दूसरा ध्यान रखेंगे गोपीनाथ, एक ध्यान रखेंगे शंकरदास, एक ध्यान रखेंगे जयसाचारण। ठीक है। एक दूसरा पुरोहित था जगन्नाथ कृष्णदास। ठीक है। एक ध्यान रखेंगे आप दोनों चीज़ों को, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। राजा जगन्नाथ था जो तो मुगल की सेना का नेतृत्व हरावल में कर रहा था। ठीक है। लेकिन जो जगन्नाथ कृष्णदास था वो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हरावल में कर रहा था। ठीक है। चुंडावत आप जानते ही ये थे ही। ठीक है। ये झाला बीदा को आप ध्यान रखना। एक जयमल मेड़तिया का पुत्र कौन था बताओ? रामदास। ये कुछ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ। अब उसके देखो, ये कुल मिला के आपको ऐसे तो मुश्किल बहुत कम ही पूछता है कि हरावल में कौन था, चंद्रावल में कौन था, लेकिन एक बार पटवार में पूछा जा चुका है कि दाहिने कौन था, बाहिने कौन था, और दाहिने बाहिने तो खैर नहीं, लेकिन हरावल में कौन था और चंद्रावल में कौन था, ये पूछा गया है। ठीक है। मेरी नोटबुक मेरी घर रह गई थी, उसमें ये वो नाम भी लिखे हुए हैं
जो दाएं और बाएं में कौन कौन युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। दाएं और बाएं में जो युद्ध लड़ रहे थे, मैं उनको आके आपको संडे को नोट्स में लिखवा रहा हूँ, उसमें आप थोड़ी जगह छोड़ देना। हालांकि मैं आपको बताऊं खुद, जो दाएं तरफ जो युद्ध लड़ रहे थे उनके बारे में मैं आपको बताऊं कौन कौन थे। देखो एक सेकंड बताता हूं अभी। जो दाएं तरफ जो युद्ध लड़ रहे थे, मुझे नाम ध्यान है उनके, मैं आपको बताता हूं। देखो जो दाएं तरफ था, एक था भवानी सिंह, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख लेना भाई, ये मोबाइल इस पे ऐसा ही होता है। एक था भवानी सिंह, ठीक है। एक था एक प्रताप जो था, ये कोई और प्रताप था, ठीक है। ये भवानी शाह और प्रताप ये थे। एक मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये युद्ध में उनके साथ लड़ रहे थे भाई। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट कि अगली साइड में अब क्या होता है। देखो अब इसमें सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि किस किस ने युद्ध के बारे में क्या कहा। देखो श्यामल दास कृत वीर विनोद में, ये ध्यान रखना आप, इस बुक का नाम ये ध्यान रखना है कि वीर विनोद किसने लिखी, श्यामल दास ने, ठीक है। मेवाड़ के ख्यातों के आधार पर लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध में सैनिकों की संख्या मुगल सेना में 80,000 और मेवाड़ी सेना में 20,000 सैनिक थे, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के परिणामों में इतिहासकार में मतांतर है। युद्ध के परिणाम क्या हुए, ठीक है। इसमें देखो राज प्रशस्ति है, राज प्रकाश है, अमर काव्य वंशावली तथा जगदीश मंदिर प्रशस्ति के अनुसार युद्ध में राणा को विजय प्राप्त हुई थी। अब देखो सीधी सी बात यह है कि कहीं कहीं एनसीईआरटी बुकों में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें महाराणा प्रताप की जो पराजय हुई थी। अब देखो अगर हम पराजय की भी बात करें तो अगर तुम एक बार सोच के देखो, उस समय जो महाराणा प्रताप थे वो उदयपुर पर राज करते थे, उदयपुर के शासक थे। जब ये बताओ, जब पराजय उसकी महाराणा प्रताप की हो गई थी, अब अकबर की क्या शर्त थी मानसिंह के साथ। अकबर की मानसिंह की शर्त ये थी कि या तो तू अकबर को उसको प्रताप को बंदी बना के लाना भाई, ठीक है, बंदी बना के लाना। अब अगर वो तुझसे बंदी ना बन पाए, ठीक है, अगर तुझसे वो बंदी ना बन पाए तो उसको मार के मेरे सामने डेड बॉडी लाना उसकी, ठीक है। अगर आपसे तुझसे वो भी ना हो पाए तो ऐसा करना, तो फिर उदयपुर पे राज करना, उदयपुर पे जाना। अब इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हुआ था। ना तो वो उदयपुर पे राज ही कर पाया, ना उसको डेड बॉडी ले पाया उसकी महाराणा प्रताप की, और ना ही उसको क्या कर पाया बताओ, बंदी बना पाया। कौन? मानसिंह। तो ये बात आप सोच के देखो, अगर मानसिंह उस युद्ध में पूर्णतः जीत जाता तो पूर्णतः जीत जाता, क्या वो उदयपुर नहीं जाता? लेकिन वो उदयपुर नहीं गया। उदयपुर पे उसी का शासन था युद्ध के बाद भी, किसका बताओ, महाराणा प्रताप का। लेकिन बाद में वो कुंभलगढ़ चले गए थे महाराणा प्रताप, उदयपुर को छोड़ के, ठीक है। कोई ये भी कहता है कि उदयपुर को जीत लिया था, उदयपुर में किसी और प्रशासक को अकबर ने तैनात कर दिया था। उदयपुर में जो तैनात किया था वो कर दिया था जगन्नाथ कछवा को। यह आप ध्यान रखना। अगर ये बात आती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि उदयपुर में जब उसने राज्य कर लिया अकबर ने, तो ये बताओ उदयपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जगन्नाथ को। अब उसने जो अरावल में जो साथ दे रहा है ना मुगल सेना का, वही जगन्नाथ था, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखेंगे, महाराणा प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला या झाला बीदा जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, उनके राज्य चिन्ह धारण करके प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर जाने के लिए मदद की, जैसा महाराणा सांगा के साथ हुआ था। देखो झाला सज्जा ने वहाँ पे उनके मुकुट को धारण करके और वहाँ किसको निकाल दिया था? महाराणा सांगा को युद्ध से निकाल दिया था। उसी प्रकार जब महाराणा प्रताप और उसका चेतक जो था वो बुरी तरह जब वहाँ से घायल हो गए कि लगा प्रताप के प्राणों को संकट है, तो जो झाला था, झाला बीदा, वो महाराणा प्रताप की कद काठी का था और वो दूर से ऐसा ही दिखता था। तो उसने महाराणा प्रताप की जगह ली और उसके राज चिन्ह धारण कर लिए। महाराणा प्रताप का मुकुट, भाले वो सारे ले लिया, जिससे दुनिया को ये लगे और सेना को ये लगे कि हाँ महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप सुरक्षित हल्दी घाटी से निकल गए। उसमें हम चेतक की भी
चेतक के लिए कई कवि लिखते हैं कि चेतक ने जितना तगड़ा युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था उससे उतना ही तगड़ा युद्ध उसने चेतक ने उस हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। उसमें एक कवि तो कहता है, उसकी फुर्ती के लिए कहता है कि राणा की पुतली फिरती नहीं, इतने चेतक मुड़ जाता था। राणा की आंख की पुतली नहीं फिरती थी उस साइड, जब महाराणा प्रताप ये सोचते थे ना कि इधर मुड़ना है, तो उसकी पुतली महाराणा प्रताप की फिरती है ना उधर साइड में, उससे पहले चेतक उस तरफ मुड़ जाता था, उसमें इतनी फुर्ती थी चेतक। लेकिन चेतक का जब पैर जख्मी हो गया तो चेतक उनको महाराणा प्रताप को निकाल के और ऐसा बताते हैं कि वर्तमान में उस जो खाई की चौड़ाई है वो है 21 फुट, 7 मीटर की चौड़ाई है उस खाई की, और 21 फुट को वो चेतक जो था उसको पार करके और वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। हाँ, तो महाराणा प्रताप का वो घोड़ा था बलीचा गांव में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किस गांव में, और वहीं उनकी क्या बनी हुई है बताओ, छतरी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हल्दी घाटी के हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। हल्दी किस युद्ध को हल्दी घाटी हाथियों का युद्ध कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बताओ, हाथियों का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि दोनों पक्ष के हाथियों का युद्ध हुआ था। उसमें जो मेवाड़ के हाथी थे वो था लूणा, एक था राम प्रसाद, एक था खांडेराव और एक था चक्रवात। ये किसके, ठीक है, ये चक्रवात है, ये पूरा नाम ध्यान रखना। तो ये लूणा, राम प्रसाद और खांडेराव और चक्रवात, ये महाराणा प्रताप की तरफ से हाथियों ने युद्ध किया था। हाथी कैसे युद्ध करते थे, अपने सूंड में खंजर लिया करते थे। ठीक है, और खंजरों से आने वाले सामने के सैनिक जो हुआ करते थे उनको, और या फिर जो घोड़ा हुआ करता था उनको घायल करते थे। खंजर को उस तरह से चलाते थे जैसे आदमी तलवार को चलाता है सूंड के द्वारा। ऐसे ही जो मुग़ल आते थे, मुग़ल हाथी में देखो गजमुक्त था, गजराज था, रन मदार था, और एक मर्दाना हाथी था वो मान सिंह का खुद का हाथी था जिसको मान सिंह बैठा हुआ। ठीक है, मान सिंह का वैसे उस युद्ध में काम तमाम हो ही जाता, क्योंकि जो महाराणा प्रताप जो था वो अपने चेतक के साथ महाराणा उसके साथ मान सिंह के बिल्कुल सम्मुख आ पहुंचा, और महाराणा प्रताप ने मान सिंह को निशाना बनाते हुए एक भाला लगाया, और उसी समय वो क्षण भर के लिए जो मान सिंह था वो नीचे की तरफ नब गया, और जो भाला था जस्ट 1 सेंटीमीटर उसके सिर से ऊपर निकल गया। अगर वो भाला मान सिंह को लग जाता तो आज फिर राजस्थान का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको याद रह जाएं तो ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। कौन कौन से क्वेश्चन बताओ, यही क्वेश्चन मेवाड़ के हाथी कौन कौन थे, लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव और गाँव। ठीक है, उसमें जो राम प्रसाद हाथी था ये स्वयं पर्सनल हाथी था, बताओ किसका, राम प्रसाद पर्सनल हाथी था महाराणा प्रताप का। और इसको जो मैंने आपको अभी अभी पहले लिखाया था एक आसफ खां नाम का आदमी था, बताओ कौन था, आसफ खां जो था इस हाथी पर सवार होके भाई युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे वो लगभग बैकफुट पे तो आए गए थे, तो उस युद्ध में राम प्रसाद के उस पर बैठ गए पीठ पे आसफ खां, और इसको तार करके अपने पक्ष में ले गया। ठीक है, और इसको जब राम प्रसाद को फिर वहाँ पे ले जाया गया अकबर के पास, तो अकबर ने अपनी सेना में राम प्रसाद को आगे भर्ती कर ली। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को देखो, गोगंदा का युद्ध ये किसने कहा, ये हम बाद में देखेंगे। अभी क्वेश्चनों को आप देख लेना, आपके सामने सारे क्वेश्चन PDF में ये आ ही रहे हैं, मैं केवल आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुग़ल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, ये ध्यान रखना है इसका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी, लेकिन हम बस बदायूनी के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बताओ, बदायूनी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, बदायूनी ने भाग लिया था, उसने अपनी पुस्तक मुंतखब ये ओले भाई है ना, उल तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, तो मुंतखब उल तारीख इस पुस्तक को आप ध्यान रखना है। ठीक है, हल्दी घाटी के संबंध में प्रसिद्ध जो कथन है वो अव्वल फजल ने इस युद्ध को बताओ क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। जो बदायूनी जो खुद वहाँ पे था उसने किसका युद्ध कहा था बताओ, गोगुंदा का युद्ध कहा था। और उसके बाद जो मेवाड़ का थर्मोपल्ली हुआ हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था बताओ, जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कौन किसने कहा था, जेम्स टोड ने कहा था। और मेवाड़ किसको क्या कहा था बताओ, थर्मोपल्ली युद्ध कहा था। थर्मोपल्ली क्या होता है कि एक उधर जो जेम्स टोड जहाँ के थे कि यूरोप में एक युद्ध हुआ था,
तो उस युद्ध का नाम था थर्मोपल्ली। उतना वो घातक जितना नरसंहार उस युद्ध में हुआ था, उतना ही नरसंहार और घातक युद्ध ये हुआ था थर्मोपल्ली, इसलिए इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली उसने नाम दे दिया जेम्स टोड ने। तो ये ध्यान रखना, थर्मोपल्ली खूब पूछा जाता है। और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने। ठीक है, ये उन्होंने इनके कुछ नाम दिए हैं भाई। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद कुछ तो हुआ ही होगा। देखो क्या हुआ, हुआ ये था कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को दबाने के लिए, अभी प्रताप ना तो उनसे पकड़ा गया था ना उनको कुछ हाथ आया था, मीर बख्श शाहबाज खां को पहली बार 15 अक्टूबर 1577 को भेजा था। देखो जून 18 जून, कहीं कहीं 21 जून लिखा हुआ है खैर हल्दी घाटी के बारे में, लेकिन 18 जून ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 15 अक्टूबर, अब ये जस्ट 1 साल और कुछ ही महीने हुए थे कि उतने में ही 1577 में मेवाड़ पर आदम का कौन? अकबर ने भेजा था शाहबाज खां को। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हल्दी घाटी के तुरंत बाद किसने मेवाड़ पर मुगलों की तरफ से आक्रमण किया? तो किसने किया था बताओ? शाहबाज खां ने। ठीक है, शाहबाज खां ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। अब ये तीनों बार आपको याद रखनी क्योंकि इनका क्रम आता है। ठीक है, एक बार कब किया था? फिर किया था नेक्स्ट टाइम 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उस समय जो महाराणा जो प्रताप थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग पर रहा करते, लेकिन भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप के पास सेना जन धन सबका अभाव था। तो उस समय उन्होंने खूब युद्ध वीरता दिखाई, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया बताओ? 1578 में शाहबाज खां का अधिकार हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 1580 में, लेकिन उसको महाराणा जो अकबर था उसकी यही शर्त थी कि अकबर की कि उसको जीवित पकड़ के लाओ मेरे पास, में उससे मिलना देखना है मुझे उसको जी भर के कि योद्धा तो सच में है तगड़ा भाई, उसको देखने की इच्छा रहा करती थी। तो उसने 1580 को अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। तो ये हमको क्रम ध्यान रखना, पहले मान सिंह को भेजा, फिर शाहबाज खान को भेजा, फिर खान खाना को 1580 में भेजा प्रतापगढ़। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो मुगल थे वो शेरपुर नामक स्थान पर आके डटे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, परंतु प्रताप के कहने पर ससम्मान लौटा दिया। प्रताप ने यह कहा था कि हमारी लड़ाई महिलाओं और बच्चों से नहीं है भाई, और हम इनकी तरह अगर महिलाओं की इज्जत को लूटने लग जाएं, महिलाओं की आबरूओं से छेड़छाड़ करें, तो हमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। यह समझाया था अपने पुत्र अमर सिंह को, तो उसने वापस उनको उनकी महिलाओं को प्रदान कर दिया। ठीक है भाई, तो अब ध्यान रखेंगे हम, पहली बार कौन आया था बताओ? मान सिंह आया था। मान सिंह के बाद कौन आया था? शहबाज आया था। शहबाज के बाद कौन आया था? खान खान आया था। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। कौन सी अपनाई बताओ? छापामार, यानी कि वो सामने आकर युद्ध नहीं करता था, क्योंकि उसके पास गिने चुने सैनिक बचे थे। सामने आकर युद्ध करेगा तो क्या खाएगा महाराणा प्रताप बता। तो उसने छुप के बाद, छापामार युद्ध पद्धति का मतलब होता है पहाड़ियों और जंगलों में छुप जाओ और देव बाण जो भी हाथ पड़े हथियार, यानी कि धोखे से मारे शत्रुओं को। ठीक है, अब क्या हुआ था, अक्टूबर 1582 में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के थाने दिवेर को घेर लिया था। ये ध्यान रखना, किसको घेर लिया बताओ? दिवेर को। और दिवेर कहाँ पे है? दिवेर है राजसमंद में। ठीक है, दिवेर को घेर लिया था। तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सल्तनत खां को एक ही बार में मार डाला तथा मुगल सेना पर विजय प्राप्त, यानी कि ऐसा भाला दिया था उसकी जो सिर बॉडी में आर पार हो गया। किसने दिया था? महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने। किसको दिया था? सुल्तान खां को। ठीक है, तो इसको दिवेर का युद्ध कहा जाता है। और कर्नल टोड ने दिवेर को क्या कहा था बताओ? मेवाड़ का मैराथन। और ये हल्दी घाट युद्ध हारने के बाद महाराणा जो था उसकी सबसे बड़ी विजय थी महाराणा प्रताप की। हालांकि इसका युद्ध का नेतृत्व उसके पुत्र किसने किया था? अमर सिंह ने किसने किया था, लेकिन नाम किसका हुआ बताओ? महाराणा प्रताप का। तो दिवेर का युद्ध ध्यान रखना कहाँ हुआ था? 1582 में। दिवेर है कहाँ पे? राजसमंद की एक चौकी है, उस पर कौन सूबेदार प्रशासक था? कौन था? सुल्तान खां। और उसको मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल टोंड। या उल्टा भी हो सकता है कि कर्नल टोंड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध बताओ कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट देखो क्या है,
नेक्स्ट नीचे ये है कि अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को आमेर के जगन्नाथ कछवा को भेजा था अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, तो लास्ट इसने आक्रमण 6 दिसंबर 1584 को इसने आक्रमण किया था। तो अभी क्रम ध्यान रखा आप, क्रम बताओ कौन भेजा था सबसे पहले? सबसे मान सिंह भेजा था। मान सिंह के बाद कौन भेजा था? शहबाज। शहबाज के बाद खान खाना। खान खाना के बाद कौन हो गया बताओ? ये हो गया जगन्नाथ कछवा। तो ये चारों ये क्रम पूछे जाते हैं भाई, इनको 4 नाम दे दिए जाते हैं और इनको क्रम में व्यवस्थित करो, ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, खूब चल रहा है आजकल ये, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। अकबर के द्वारा जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया अंतिम अभियान था। तो देखिए महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने लास्ट अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? जगन्नाथ कछवा। और 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा, यानी कि प्रताप ने अकबर ने हार मान ली कि भाई महाराणा प्रताप सच में वीर है, वो मेरे हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हुआ था भाई। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किसको राजधानी अस्थायी बनाया बताओ? कुंभलगढ़ को। उसके बाद 1585 ईस्वी में लूणा चावड़िया को परास्त कर चावंड पर अपना चावंड व 56 जो मैंने आपको बताया था, 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वहाँ पे। तो चावंड एक जगह है वहीं पे ही उदयपुर में, और उधर के क्षेत्र को अधिकार कर लिया लूणा चावड़िया को हरा करके, तथा चावंड को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया बताओ? चावंड को। चावंड को राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि चित्तौड़ पे तो मुगलों का अधिकार था, उदयपुर में भी वो मतलब ये कि लिंदीगिरी महाराणा प्रताप है। ठीक है, और कुंभलगढ़ पे भी वो अटैक कर देते हैं क्योंकि उसका भी रास्ता उन्हें अब आसान मालूम हो गया। तो अब इसमें नई राजधानी किसको बनाया बताओ? हाँ, चामुंड को बनाया। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि चामुंड जो थी इसको 1585 से लेके और 1615 से ईस्वी में अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी रही, यानी कि 30 साल तक जो थी मेवाड़ की राजधानी कौन रही? चामुंड रही भाई। तो ये चामुंड को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये खूब पूछा जाता है कि चामुंड जो राजधानी है कितने साल तक रही, भले ही ये ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछता है कौन से सन से कौन से सन तक रही। कब तक रही बताओ? 1585 से 1615 में। यानी कि जो उसका पुत्र था अमर सिंह, उसने भी अपने पिता की याद में वो राजधानी नहीं बदली थी, चामुंड को ही राजधानी रखा था। ना तो कुंभलगढ़ गए, ना गढ़ गए, ना उदयपुर गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? 1585 से और 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। एक तो मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। एक तो मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए प्रताप, और एक चित्तौड़ पर ना कर पाए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेना हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन सारे जो जितने भी और जो मुगलों ने छीने थे, जैसे कि उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया है, ये सारे जो राजसमंद हो गया, ये सारे जो इलाके थे, ये सारे के सारे महाराणा प्रताप ने दोबारा जीत लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी के संबंध में विद्वानों के मत एक एक नहीं है। प्रताप ने प्रारंभ में कुंभलगढ़ को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। चामुंड से पहले स्थायी राजधानी किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को। लेकिन जब एक बार चामुंड बना दिया फिर उसने अपनी राजधानी को चेंज नहीं किया मरते दम तक। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा ही बचा है, फटाफट देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप की राजधानी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों में चामुंड को ही सही उत्तर माना है। ठीक है, चामुंड अगर राजधानी, ये वहाँ हल्दी घाटी के जस्ट बाद राजधानी, हालांकि बनाई तो कुंभलगढ़ थी, लेकिन कुंभलगढ़ कुछ ही समय के लिए रही, मेन रूप से कौन रही थी? चामुंड। इसलिए उत्तर किसको सही माना जाता है? चामुंड को माना जाता है। नेक्स्ट देखो, चामुंड में 19 जनवरी 1570 में ईस्वी को 57 वर्ष की उम्र में प्रताप की मृत्यु हो गई। कितने साल की अवस्था में मारे गए बताओ? 57 में। चामुंड के पास बांडोली नामक स्थान पर, ये ध्यान रखेंगे आप, चामुंड के पास एक कौन सा स्थान है बताओ? बांडोली नाम का स्थान है। बांडोली नामक स्थान पर प्रताप का क्या किया गया बताओ? अंतिम संस्कार किया गया, और वहीं इनके नाम की क्या है बताओ? वहीं इनके नाम की छतरी बनी हुई है। ठीक है, कितने खम्भों की? 8 खम्भों की, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो अकबर के दरबारी एक कवि थे दुरसाड़ा, वो हिंदू थे और राजस्थान के थे, लेकिन मजबूरन बस उसके उसमें रहते थे। तो उसने क्या लिखा है अकबर के दरबारी कवि दुरसाड़ा ने, कि जब 1570 में ईस्वी में प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर को यह समाचार मिला तो उसने भी दुख प्रकट किया था। ठीक है, अकबर ने 2, 4, 5 मिनट के लिए अपने जो सिर की जो पगड़ी थी वो जमीन में रख दी थी। किसके लिए? प्रताप के सम्मान के लिए।
कि हालांकि भले ही मेरा वो दुश्मन था, लेकिन ऐसा दुश्मन मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जो इतने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन में रहा। उसने सब कुछ लौटा दिया अपने सम्मान के पीछे, लेकिन कभी घुटने घुटने नहीं टेके। तो प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान, आल्पस पर्वत कहाँ पे है? आल्पस जो पर्वत है वो यूरोप का पर्वत है, ठीक है, मुख्य पर्वत है। अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार उज्ज्वल विजय और उसके कीर्तियुक्त विजय से पवित्र ना हुई, ठीक है। उसने ये लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा है कि हल्दी उसमें सॉरी अरावली में ऐसी कोई घाटी ही नहीं है। घाटी का मतलब जहाँ थोड़ी सी बहुत, जहाँ थोड़ी सी नीचाई आ जाती है वहाँ पे अरावली का हर कोना, कहने का मतलब ये है कि उसके किसी न किसी विजयी कार्यों से उल्लेख है। और जो पराजय भी अगर हुई है ना, तो वो कैसी हुई है? कीर्तियुक्त। पराजय भी जो हुई है तो ऐसी हुई है कि जिसकी चर्चा दुश्मन के शिविरों में थे, भाई वो हार तो गया लेकिन हारने वाला नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रताप के दरबारी विद्वान पंडित चक्रवाणी मिश्र ने 3 संस्कृत जो थे ग्रंथों, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ की रचना की। ये आप ध्यान रखेंगे, ये हम साहित्य में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साहित्य में? साहित्य में ये हम पढ़ते हैं कि जो पंडित जो चक्रपाणी मिश्र था, ये जो उनका बचपन का ही मित्र था, किसका? महाराणा प्रताप का बचपन का मित्र था। इसने 3 ग्रंथ लिखे हैं, तो राज्याभिषेक पद्धति लिखी, एक मुहूर्तमाला लिखी, एक विश्व वल्लभ। तीनों रचनाओं को आप ध्यान रखना। महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ जो रचना थी, जो संसार को प्रिय हो, विश्व वल्लभ का मतलब है जो संसार को प्रिय हो, नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ एवं संस्कार जीवन के उद्देश्य व्यवहार आदर्श नामक ग्रंथ लिखवाया। महाराणा प्रताप ने क्या लिखवाया था? एक तो विश्व वल्लभ लिखवाया था, एक क्या लिखवाया था? व्यवहार आदर्श, कि दुनिया में व्यवहार में कैसा रहना चाहिए, ठीक है। उनके दरबार में निसारुद्दीन चित्रकार था। किसके दरबार में था? महाराणा प्रताप के। ये निसारुद्दीन खूब पूछा जाता है, भाई ध्यान रखना, क्योंकि इसी के समय से जो मेवाड़ की जो चित्र शैली है उसको गति मिली थी, है। तो उस निसारुद्दीन जो थे, निसारुद्दीन चित्रकार ने 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान से चित्र बनाकर चामुंड चित्र शैली को जन्म दिया। तो हम कह सकते हैं कि चामुंड चित्र शैली को जन्म अगर राजा ने किसने दिया, तो राजा ने तो दिया था महाराणा प्रताप ने, लेकिन अगर चित्रकार का नाम पूछा जाए तो कौन था? निसारुद्दीन या निसारुद्दीन। प्रताप के शासनकाल में मामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेमरत्न सूर्य ने, किसने बताओ? हेमरत्न सूर्य ने गोरा बादल तथा पद्मनी चौपाई नामक काव्य ग्रंथ लिखा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसने, महाराणा प्रताप उस समय जीवित थे, तो उनके ही सामने उनके समय में एक ग्रंथ लिखा था, बताओ हेमरत्न सूर्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था बताओ? ये लिखा था गोरा बादल तथा पद्मनी चौपाई नामक, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और उसमें क्या है? और उसमें है राणा अमर सिंह 1597 में से 1620 ईस्वी तक शासनकाल में 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेरा पहुंचा और शहजादा खुर्रम को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा। अब क्या हुआ था? अब अमर सिंह जो थे उनके शासनकाल में, ठीक है, लेकिन हम अमर सिंह को कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। इन नोट्सों को आप ऐड करना।